आज का वीडियो हम लोग एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बनाने जा रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी जीडी का फॉर्म डाल चुके हैं और कुछ लोग भी डाल रहे हैं। जो लोग इस बार अभ्यर्थी हैं एसएससी जीडी के, उन लोग के पास सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हम तैयारी कैसे करें और किस तरीके से करें। इसके लिए हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे और सिलेबस की स्टार्टिंग होगी और धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से ऑल सिलेबस पर आधारित हम वीडियो को बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न ये आता है कि एसएससी जीडी में सिलेबस क्या होता है, पूछा क्या जाता है। तो एसएससी जीडी का एग्जाम जो होता है 90 मिनट का होता है और सवाल क्वेश्चन की संख्या होती है 100। क्वेश्चन का टाइप होता है एमसीक्यू और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। इन 100 प्रश्नों के लिए बच्चों को 4 पार्ट में एग्जाम लिया जाता है। 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ्स और 25 नंबर का जीके जीएस और जीए और 25 नंबर का लैंग्वेज होता है हिंदी या इंग्लिश। यही आपकी एसएससी जीडी की सिलेबस है। हम इसको कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, इसके लिए पूरी सीट है 25,271, जिसमें महिलाओं का सीट है 2,847 और पुरुषों का सीट है 22,424। एसएससी जीडी को क्रैक करना इतना आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर जो हम एक रणनीति बनाएं, एक प्लानिंग करें, तो हम लोग एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अगर हम चाहें तो उसको पूरा कर सकते हैं। उसके लिए लगन होनी चाहिए, एक कठोर मेहनत होनी चाहिए और उसके साथ हम उस चीज़ को जरूर पाएंगे। एसएससी जीडी के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं को वो तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि हम तैयारी कैसे करें। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम तैयारी करने जाते हैं तो सबसे बड़ा मतलब ये प्रश्न आता है कि हम तैयारी क्या कर रहे हों। ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, वही स्टूडेंट पास होते हैं जो उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधारित सिलेबस को पढ़ते हैं। एसएससी जीडी का एक खास सिलेबस आता है और वो सिलेबस के आधार पर अगर जब हम पढ़ेंगे तब जाकर हम लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे। ये जरूरी नहीं कि हम जितना चीज है सबको पढ़ लेंगे तो हम एसएससी जीडी क्वालिफाई कर जाएंगे। एसएससी जीडी में क्या पूछा जा रहा है, क्या उसकी सिलेबस है, कौन सा चीज उसमें मेंशन किया गया है सिलेबस में, उसके अनुसार हम लोग को तैयारी करना होगा। तो हम इसमें बारी बारी से हर एक विषयों का मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, हिंदी में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ बच्चे हिंदी ही लेते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और इंग्लिश भी जो बच्चे लिए होंगे इंग्लिश का भी सिलेबस हम बता देंगे। और साथ ही साथ आपको जीके जीएस में क्या क्या पार्ट्स आ रहा है और कौन से जगह से पूछे जाएंगे, करंट अफेयर में क्या पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। लाइफ में कोई भी आदमी मेहनत अगर जो करेगा तो सफलता को प्राप्त करेगा। क्योंकि एक मुझे कविता याद आ रही है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वो खाली हाथ लौट आता है। मिलती नहीं सहज
ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोबारा उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी कभी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कोई इंसान अगर जब सफल हो रहा है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कमी है उसको हमें देखना होगा और सुधार करना होगा। तो इसी पर कहे हैं कभी कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं ये कविता आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंसान अगर जब मेहनत करता है तो हर चीज़ें कर सकता है, हर चीज़ साबित कर सकता है, वो सफल हो सकता है। एसएससीजीडी के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि हम कैसे पढ़ाई शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। तो उसको पार्ट बाई पार्ट टाइम बनाना पड़ेगा और टाइम के अनुसार उसकी तैयारी करनी होगी। और हमारे पास दो चीज़ की तैयारी करनी है, एक फिजिकल भी तैयारी करनी है और एक रिटन की भी तैयारी करनी है। तो उसमें आप अपना समय मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। किसी टीचर के पास आप पढ़ते हैं, चाहे कहीं भी आप गाइडलाइन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो गाइडलाइन के अलावा अगर जो लगता है कि हमें एक बेहतर से बेहतर गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक पर हम वीडियो को माध्यम से आपको हर एक चीज़ क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रीजनिंग का क्या सिलेबस है, कैसे इसको पढ़ेंगे और कैसे इसको तैयार करेंगे। तो हम लोग देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस को। रीजनिंग जो है ना बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अगर रीजनिंग का टोटल टॉपिक की बात की जाए तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आता है ज़्यादातर जीडी में उसको हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रश्न जो कोडिंग डिकोडिंग से आता है, 2 से 4 प्रश्न आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग से। ऐसे जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी आप देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सादृश्यता से पूछा जाता है, समानता या भिन्नता से पूछा जाता है, क्रम व्यवस्था परीक्षण से पूछा जाता है। क्रम व्यवस्था परीक्षण क्यों क्रम में है तो कौन से क्रम में पीछे से आएगा चाहे आगे से आएगा, मैं उसको अलग अलग चैप्टर वाइज जब वीडियो बनाऊंगा तो पूरा तरीके से डिटेल में हम समझाएंगे। ठीक है। लुप्त पद को ज्ञात कर कैसे किया जाएगा। वेन आरेख, वेन आरेख मतलब एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। और श्रृंखला परीक्षण मतलब सीरीज से भी एक सवाल क्वेश्चन रहता ही रहता है। गणितीय संक्रियाएं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और विश्लेषण निर्णय ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बैठक व्यवस्था इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। और आकृति श्रृंखला, आकृति श्रृंखला में क्या होता है कि ये नॉन वर्बल होता है, इसमें आकृति के अनुसार उसमें क्वेश्चंस को टिक आउट करना होता है। जब बारी बारी से हम लोग टॉपिक्स को डिस्क्राइब करेंगे तो हर एक पॉइंट को हम लोग समझ लेंगे। समस्या को सुलझाना ये एक प्रश्न होता है जिसमें एक प्रश्न के अंतर्गत 2 या 3 प्रश्न या 5 प्रश्न आते हैं, उसको भी सुलझाना होता है। और सन्निहित आकृतियाँ कुछ ये नॉन वर्बल से चैप्टर है। और कागज को मोड़कर काटना ये भी नॉन वर्बल से है, इस दोनों को हम लोग देख लेंगे। और दृश्य स्मृति ये भी नॉन वर्बल से है, यानी नॉन वर्बल से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। खाली स्थान को भरना, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको भी हम लोग देख लेंगे, ये भी बहुत आसान टॉपिक है। कथन एवं निष्कर्ष थोड़ा सा जटिल टॉपिक है और रक्त संबंध थोड़ा सा जटिल है, इसको भी हम लोग काफ़ी आसानी से समझ लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी टॉपिक हैं जो भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है। तो जब हम लोग तैयारी करें तो मुख्य टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे कि हर साल प्रश्न आ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिससे सवाल पूछे जाने की संभावना है, तो उस टॉपिक को भी हम लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे, यानी कहीं से भी कसर नहीं छोड़ना है। रीजनिंग ऐसा विषय है जिसमें 25 में 25 नंबर आप ला सकते हैं। 25 में 25 मेरा दावा है कि अगर ढंग से कोई भी पढ़ेगा तो 25 में 24 नंबर नहीं होगा, 25 में 25 नंबर होगा और परफेक्टली हम ला सकते हैं। कोशिश करना होगा, है ना। और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी से 1 या 2 प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश किया जाए तो 25 में 25 आ सकता है कि क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
तो हम लोग रीजनिंग को समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे दूसरा जो विषय हमारा है। रीजनिंग के बाद आता है मैथ्स है, फिर उसके बाद जीके जीएस है, फिर उसके बाद हिंदी या इंग्लिश है। तो हम लोग सबको समझ लेते हैं बारी बारी से सिलेबस को। आज मैथ में जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, 25 नंबर का मैथ भी पूछा जाता है और 25 नंबर के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूछे जाते हैं ज्यादातर। ऐसे तो मैथ में जितना टॉपिक है सबको पढ़ना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सरलीकरण से सवाल रहता ही रहता है, ठीक है, प्रतिशतता से सवाल रहता ही रहता है, परसेंटेज से, अनुपात और समानुपात से सवाल रहता है, औसत से सवाल रहता है, साधारण ब्याज से सवाल रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी सवाल रहता है, लाभ हानि और एवं छूट बट्टा, ठीक है, छात्रवृत्ति मेंसुरेशन से सवाल रहता है, समय और कार्य, समय चाल एवं दूरी, और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से सवाल रहता है, और सांख्यिकी से रहता है, स्टैटिक से, और आंकड़ों का विश्लेषण और समीकरण और सरसविकाएं। ये आपका जो मतलब लगभग हम 14 मुख्य पॉइंट लिखे हैं, और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जो मैथ्स के जिससे सवाल पूछे जाते हैं। और इसको अगर हम लोग कंठस्थ अच्छे से कर लें तो रीजनिंग की तरह मैथ में भी कंफर्म नंबर आता है। कंफर्म नंबर बोले तो मतलब एकदम एग्जैक्ट नंबर। अगर जब सवाल या चैप्टर हमारा क्लियर हो जाता है तो उस चैप्टर का कंफर्म नंबर हो जाता है। लेकिन जीके जीएस में मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना आसान नहीं होता है, लेकिन रीजनिंग में और मैथ में हम काफी आसानी से नंबर ला सकते हैं। मतलब हम 25 में कोशिश करें तो 23-24 आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, समझेंगे उसको। हिंदी में क्या होता है, हिंदी का जो तैयारी हम लोग करते हैं, हिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण किससे कहते हैं, या बहुत सारा उसमें स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, इससे रिलेटेड भी किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, ये बहुत मतलब मार्केबल क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है, और ये क्वेश्चन उठाकर आपको देता है एग्जाम में। तो वो जितनी भी पॉइंट्स है वर्ण विचार के अंतर्गत आती है, तो आपको वर्ण विचार मतलब देखना पड़ेगा। संज्ञा से अव्यय तक, मतलब संज्ञा और उसके आगे का जितना पॉइंट्स है वो सारे चीजों को इसमें पढ़ना पड़ेगा। वर्तनी यानी स्पेलिंग, कैसे हम वर्तनी किसी का देखेंगे कि सही है, ठीक है। उसके बाद लिंग वचन, लिंग वचन और कारक की भूमिका, ये 3 पॉइंट हो जाता है, इसको भी हमें ध्यान देना होता है। और संधि तो बहुत पहले से आप जानते हैं, ठीक है। संधि और समास बहुत फेमस है, मैट्रिक के एग्जाम दिए होंगे तभी पूछा गया होगा, इंटर का एग्जाम देते हैं तभी पूछा जाता है, और ये कंपटीशन में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे भी इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संधि और समास। शब्द रचना, शब्द रचना में आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब शब्दों का अलग अलग टाइप है, तो उसका कौन सा शब्द किस का है, मतलब तत्सम है, तद्भव है, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसको जब डिटेल्स में आप पढ़िएगा तो उसको समझिएगा। मैं तो सिर्फ आपको सिलेबस अभी बता रहा हूँ कि पढ़ना हमें क्या क्या है, ठीक है। तो शब्द रचना में ये सब चीज पढ़ना पड़ता है। विलोम शब्द, यानी विलोम शब्द में आपको पढ़ना होगा कि उसका उल्टा क्या है, विलोम क्या है ना। तो पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही शब्दों के लिए कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आकाश के लिए कैसा पर्यायवाची शब्द होगा, तो आकाश के लिए अंबर, नए अंबर है गया, आकाश हो गया, इसके लिए गगन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द उसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद मुहावरे या लोकोक्तियां, मुहावरे या लोकोक्तियां से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। उसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियां के बाद आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब क्या होगा कि इसमें जो अनेक शब्द के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपने 10 भुजाओं वाला, दशानन, ऐसे करके आएगा इसमें, ठीक है। वाक्य रचना, वाक्य रचना जिसमें आप सेंटेंस को जो बनाते हैं उसकी रचना कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, क्रिया क्या है एंड काल क्या है, क्रिया क्या किस रूप में हो रही है और समय क्या है, काल क्या है। उसके बाद आता है वाक्यगत अशुद्धियाँ, मतलब वाक्यों में कुछ
त्रुटि हो जाती है जिसको भी सही करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर दे देता है, उसको हम लोग को सही करना होता है। और अंत में आता है वाक्य एवं अनुच्छेद में रिक्त स्थानों को भरना। ठीक है, और इसके अलावा भी व्याकरण से रिलेटेड बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उच्चारण स्थान वर्ण कहा जाता है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस है जो इसमें जोड़ा गया है। तो हिंदी ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनको हिंदी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो मुझे लगता है कि 25 में आसानी से 25 या 24 नंबर आ सकते हैं। और मतलब उतना आसानी से मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मतलब बहुत अच्छा से हम इसमें तैयारी कर सकते हैं। और जो सबसे टॉप सेक्शन हो जाता है वो जीके जीएस का हो जाता है, और इसमें जो 25 प्रश्न आते हैं, देखिए अभी हमने 3 पार्ट्स में बताया। पहला तो आपको बताया रीजनिंग का, तो देखिए रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ये 3 जो ऐसे हैं जो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। यानी 75 नंबर में आप 70 नंबर अगर इधर से लाते हैं और अगर जे 20 नंबर उधर से आता है तो रिजल्ट फाइनल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि जो कट ऑफ है उसके अनुसार जो आपका नंबर होगा आसानी से आप उतना अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर जे आप जीके जीएस पर विशेष ज़्यादा फोकस करते हैं, मेरा जैसा मानना है, और इन तीन जो है सब्जेक्ट, इस पर आप नहीं ध्यान देते हैं तो आप फेल कर जाइएगा, क्योंकि मैथ में पुख्ता नंबर आएगा, रीजनिंग में पुख्ता नंबर आएगा, और हिंदी में भी आसानी से नंबर उठा सकते हैं। लेकिन जीके जीएस का जब हम टॉपिक की बात करेंगे तो ये तो होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, जीके जीएस का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जैसे भारत का इतिहास, तो इतिहास में कितने टॉपिक आएंगे, फिर उससे कितना क्वेश्चन पूछता है। तो मैं पहले शॉर्टली टॉपिक्स को लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ, और उसके बाद उसको फिर से डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल मतलब स्पेशली मैंने बनाया कि इसका सिलेबस क्या है, उसके अनुसार हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको आगे, जीके जीएस को। और जो सबसे जटिल है वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में होता क्या है कि सामान्य अध्ययन में जैसे हम भारतीय इतिहास आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें भारत का इतिहास केवल पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो भारत के इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ टॉपिक होगा, विश्व युद्ध हो गया, चाहे राष्ट्रसंघ के बारे में जानकारी लेना हो गया। लेकिन जैसे भारत का इतिहास है तो हमने यहाँ पे भारत का इतिहास केवल लिख दिया, तो ऐसे नहीं हो गया। भारत के इतिहास को 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाणिक युग, उसके बाद वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, धर्मों के बारे में, फिर उसके बाद भारत में कैसे राजाओं का शासन हुआ, मगध साम्राज्य, मतलब मगध साम्राज्य में आपका आएगा बिंदुसार का शासन, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, बहुत सारा डिटेल आएगा। लेकिन उस डिटेल को मैं अभी इतना जल्दी में नहीं बताऊंगा, मैं इसको अगले वीडियो में, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है, और मैं अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल जो जीके जीएस में कितना तरीके का आएगा, जो 25 नंबर का है, उसका पूरा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। और कौन कौन टॉपिक्स पढ़ना है उसको मोस्टली इंपॉर्टेंट रूप से आप एक बार देख लीजिएगा और आप समझ जाइएगा कि कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास यहाँ पे हो गया। इससे आपका सवाल जो आता है 2 से 3 नंबर का आता है, और कभी कभी 4 नंबर का भी सवाल पूछ देता है। कला और संस्कृति से भी सवाल पूछे जाते हैं, इससे भी 2 नंबर के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल भी पढ़ना है और विश्व का भूगोल भी पढ़ना है। यानी भारत का भूगोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब भूगोल में ब्रह्मांड से शुरू होगा, ब्रह्मांड के बाद आपको ग्रहों का गुण, उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो टॉपिक्स बारी बारी से पढ़ना होगा, और बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीके जीएस का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में हम लोग जानेंगे पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था
का मतलब हो गया कि बहुत जितनी भी संविधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी, और पंचायती राज व्यवस्था से लेकर नगर पालिका से लेकर जितना चीज़ है सबके बारे में आपको बताया जाएगा इसमें। और भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान यहाँ पे लिखा है तो इसमें आपको अलग अलग 3 पार्ट हो जाएगा, एक भौतिकी हो जाएगा, एक आपको रसायन हो जाएगा, और एक हो जाएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी आपको 2 पार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत डिटेल में है, इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। ये आपका सामान्य विज्ञान हो जाएगा। कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन जो फंडामेंटल नॉलेज है उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल जो नॉलेज है उसके लिए भी एक टॉपिक जो होगा उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। और विविध विविध मतलब जो हमारे यहाँ मिसलेनियस जो घटनाएं हो रही हैं, समसामयिकी है, करंट अफेयर है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, यानी विविध और समसामयिकी ये दोनों से मिलाकर, और ये सब मिलाकर हो जाता है आपका 25 मार्क्स, और ये 25 मार्क्स का आपका होता है। इस प्रकार से मैंने आपको कोशिश किया कि पूरा सिलेबस को समझाया कि कैसे हम अपने सिलेबस को समझेंगे। एसएससी जीडी का बहुत बच्चे फॉर्म भर देते हैं, उनको मालूम नहीं हो पाता है, या कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी की समस्या होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छा गाइडलाइन मिलेगा और इसको आप समझेंगे। और अगर जो आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट्स में आप कुछ भी लिख, मतलब जो हमें सजेशन देना है दीजिए, या इस वीडियो को 2-4 बार देखिए और आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। और मतलब जीके जीएस के लिए मैं फिर एक और ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हर पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा कि किस पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।